हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में दो अकाल जो तेलुगु प्रदेश में और बंगाल में तेलुगु यानी कि प्रेजेंट आंध्र प्रदेश में 1933-34 में हुए थे और बंगाल में 1943 में जो अकाल हुए थे वह रह गए थे, तो उसको और आप नोट कर लें। उसमें मृत्यु दर काफ़ी बड़ी हुई थी और क्योंकि बंगाल में उस समय द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था और ऐसी स्थिति में जब अकाल हुआ था तो बर्मा से जो चावल का आयात किया जाता था वह बंद हो गया था, काला बाजारी बढ़ गई थी, अनाज की व्यवस्था भी नहीं थी, ब्रिटिश सरकार युद्ध की तैयारियों में लगी हुई थी। इस कारण से हम देखते हैं कि उस समय भी हिंदुस्तान को काफ़ी नुकसान हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक जो अब इसमें हम पढ़ेंगे वह है कि अकाल के कारण क्या रहे। भारत में ब्रिटिश काल में अकाल इतने ज़्यादा क्यों हुए? कुछ सामान्य कारणों की बात करें तो अकाल का मुख्य कारण हम अतिवृष्टि या अनावृष्टि, हम दो चीज़ों को ही मानते हैं। अगर बारिश ज़्यादा होगी तो भी फसल खराब हो जाती है और अगर बारिश नहीं हुई तो भी फसल नहीं हो पाती है। तो प्रकृति की अनिश्चितता भारत में अकाल का मुख्य कारण हमारे को ब्रिटिश काल में नज़र आती है। कई बार ऐसा भी होता है कि बेमौसम बारिश पकी हुई फसल को नष्ट कर देती थी, जैसा कि हम आजकल भी देखते हैं कि कई बार गेहूं जब कटने को होता है मार्च में और इतनी बारिश हो जाती है कि खड़ी हुई फसल भी नष्ट हो जाती है। तो जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हो रही थी उस समय, जिसके ऊपर मनुष्य का कोई कंट्रोल नहीं था, वह भी अकाल का कारण बनी। फिर हम प्राकृतिक प्रकोपों की बात करें तो आप लोगों ने अभी भी नोट करा होगा कि कुछ समय पहले भारत पर, उत्तरी भारत पर स्पेशली टिड्डी दल का प्रकोप हुआ था। तो ये कोई आजकल की बात नहीं है, यह प्राचीन समय से ही इस तरह से चला आ रहा है। खेती को नुकसान करने में टिड्डी दल अगर खड़ी फसल पर आक्रमण करता है तो वह पूरी खेती को ख़त्म कर देता है। ऐसी स्थिति में भारत पर उस समय भी टिड्डी दल के आक्रमण के कारण फसलों को नुकसान हुआ, उसको रोकने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया, जिसके कारण से भारत को अंततः अकाल का सामना करना पड़ा था, विभिन्न प्रदेशों को सामना करना पड़ा। तीसरा हम कारण देखें तो भारत में खेती करने के वही पुराने तरीके यूज़ में लिए जाते रहे जो बरसों से चले आ रहे हैं। उससे खेती करने में टाइम लगता है और देरी लगती है, जैसे कि पुराने हल से ही और पुराने फावड़े और गैंती और इसी को ही कृषक अपने काम में ले रहे थे और इनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन या करने की भी कोशिश नहीं की गई। दूसरा, ताराचंद शर्मा ने एक और कारण बताया है कि अगर एक ही भूमि पर जब बहुत समय तक खेती की जाती है तो उसका कार्य क्षमता जो है वह कम हो जाती है। ब्रिटिश शासन से पहले हम देखते हैं कि गांव में जब कृषक खेती किया करता था तो वह अपनी कुछ भूमि कुछ समय के लिए छोड़ देता था और उसको बिल्कुल ही खेती नहीं करता था। तो ऐसी स्थिति में भूमि को पुनः उर्वरकता प्राप्त करने का समय मिल जाता था। पर ब्रिटिश काल में जिस तरह का लगान की व्यवस्थाएं प्रारंभ हुई उससे कृषक इतना प्रभावित हुआ कि वह अपनी भूमि को खाली नहीं छोड़ता था, लगातार यह कोशिश करता था कि पैदावार अच्छी वह कर सके ताकि लगान समय पर और सही मात्रा में चुका सके। तो लगान का डर, खेती के पुराने तरीकों का डर, खेती की उर्वरकता को बनाए रखने का कोई और अन्य प्रयत्न ना ही खाद का प्रयोग। ब्रिटिश शासन के समय में हम देखते हैं कि खाद के लिए भी कोई प्रयत्न नहीं किया गया, क्योंकि जिस प्रकार से जोतों की संख्या बढ़ती गई थी
तो उसी तरह से खेती के लिए खाद की भी उपयोगिता होती थी। मगर हम देखते हैं कि अब खाद पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रही थी, और क्योंकि गांव से बहुत सारे लोगों का पलायन भी हो चुका था, तो जो पुरातन तरीके खाद को बनाने के लिए कार्य में लिए जाते थे वह समाप्त हो चुके थे। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि कृषकों को यह परेशानी का सामना करना पड़ा कि जब उर्वरक खाद नहीं मिली तो वह खेती भी अच्छी पैदावार को प्राप्त नहीं कर सके। दूसरा, जो औजार काम में लिए जा रहे थे उसमें समय बहुत लगता था। आप हल और अगर फावड़ों से खुदाई और बीज बुआई का कार्य मैन्युअली करते रहेंगे तो उसमें समय लगेगा, तो ज़्यादा समय कंज्यूमिंग के कारण वह पैदावार भी ज़्यादा नहीं कर पाता था, ज़्यादा बड़ी संख्या में खेती का बुवाई भी नहीं हो पाती थी। फिर हम देखते हैं कि सिंचाई के भी अपर्याप्त साधन थे। कृषकों के पास में सिंचाई के उतने साधन डेवलप नहीं किए गए। हाँ, मुस्लिम शासकों ने और अगर हम देखें तो हिंदू शासकों ने, उन्होंने सिंचाई के साधनों की ओर पूर्णतः ध्यान दिए था, नहरों का विकास किया था, कुएं खुदवाए थे, पेड़ लगवाए थे, और इस तरह से हम देखते हैं कि सिंचाई के लिए उन्होंने साधन भी प्रोवाइड कराए थे। बीजों को भी सरकार की तरफ से दिया जाता था। तो इस तरह से कृषकों को सिंचाई की भी राहत मिलती थी, बीजों की भी राहत मिलती थी, और समय समय पर जो ऑफिसर्स होते थे वे चेक भी करते थे कि किस प्रकार से खेती की जा रही है। ब्रिटिश काल में हम देखते हैं कि सिंचाई के साधन जहाँ पे अपर्याप्त हुए, नई नहरों का विकास नहीं किया गया, राज्य की ओर से सिंचाई के साधनों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, राज्य के प्रश्रय में कृषि के विकास पर भी ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए हम देखते हैं कि इस समय ज़्यादातर हमारे को कृषि का विकास कम मात्रा में दिखाई पड़ता है। हम अब ये तो जनरलाइज हमने बात करी थी कि जो रीज़न्स रहे अकाल पड़ने के। हम स्पेसिफिक रीज़न्स की बात करें कि क्यों ब्रिटिश काल में ही अकाल की वृद्धि हुई, तो उसमें हम कुछ कारणों को देखते हैं, जिसमें पहला और मुख्य कारण था लगान का बढ़ा हुआ भार। यानी कि ब्रिटिश शासन के द्वारा जो नए नए भू राजस्व प्रबंध किए गए थे, जिसमें कि स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, जो मैं आपको लेक्चर दे चुकी हूँ, उसमें जो मुस्लिम काल में या पहले जिस प्रकार का लगान दिया जाता था उससे कहीं अधिक मात्रा में और टाइम बाइंडिंग जिस तरह से हो गई थी, उससे कृषकों की खेती करने पर प्रभाव पड़ा था। बड़े हुए लगान के चक्कर में किसान अगर पैदावार ज़्यादा कर दी तो लगान उनको ज़्यादा देना पड़ेगा, तो इसलिए भी वे उपज बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित नहीं होते थे। कई बार हम देखते हैं कि बड़े हुए लगान के चक्कर में कृषक अपनी भूमि को नहीं खाली छोड़ता था और भूमि की उर्वरकता को समाप्त करता था। हमें ये भी देखने को मिला है कि बड़े हुए लगान के चक्कर में किसान तरह तरह की नई नई फसलों का प्रयोग अपनी भूमि पर करता था। उसके कारण से कई बार यह देखने में आया कि वह पर्याप्त मात्रा में उत्पादन भी नहीं कर सका। तो ऐसी अवस्था में जब लगान की मात्रा जहाँ इन नई भू राजस्व व्यवस्थाओं से बढ़ी थी, वहीं किसानों का इंटरेस्ट भी ख़त्म हो गया था कि वे उपज को बढ़ाएं और बढ़े हुए लगान को पेमेंट कर सकें। इसी के अंतर्गत हम देखते हैं कि जब लगान इस तरह से बढ़ा दिया गया था तो कई लोग भूमि से पलायन करके वे मजदूरी करने के लिए शहर की ओर चले गए थे। तो ऐसी स्थिति में भूमि जो थी वह खाली पड़ी रह गई, राज्य कोष में लगान
पूरा नहीं पहुंच पाया, ऐसी स्थिति में बचे हुए किसानों पर लगान चुकाने का बोझ जिस प्रकार से बढ़ा, तो उन्होंने कृषि में इंटरेस्ट लेना ही ख़त्म कर दिया और वे स्वयं भी भाग करके अब कृषक मजदूर बनने में ज़्यादा विश्वास रखते थे, बजाय इसके कि वे भूमि अपने कब्जे में लेकर या अपनी भूमि पर खेती करके अधिक से अधिक लगान चलाएं। दूसरा कारण जो हमें इस समय नज़र आता है वह ये कि कंपनी ने जिस प्रकार से अनौद्योगिकरण की नीति अपनाई थी शुरू में, तो उसके कारण से जो प्रारंभिक गांवों के कुटीर उद्योगों का नाश हुआ। तो जिन कुटीर उद्योगों के लिए कृषक लोग अपनी पैदावार को बढ़ाते थे और नई तरह की पैदावार किया करते थे, तो ऐसी स्थिति में कृषक लोगों की जब दस्तकारीकरण और कुटीर उद्योगों के प्रति जो इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, तो कृषक लोग अब आत्मनिर्भर बनने की ओर भी कोशिश करनी उन्होंने छोड़ दी थी। कई बार हम देखते हैं जहां मज़दूरों का पलायन गांव से बाहर शहर की तरफ हुआ, वहीं जब शहरों में अनौद्योगिकरण की नीति अपनाई गई, तो ऐसे समय में कई कृषक अपने उद्योग धंधों में अपना जो पार्टिसिपेशन था या दस्तकारी उद्योग में वो कंपनी के प्रश्रय में या राजाओं के प्रश्रय में जो कार्य कर रहे थे, उसको छोड़ करके पुनः गांव की ओर मुड़ने के लिए मजबूर हो गए। तो इससे भूमि पर दबाव बढ़ गया था, यानी कि एक परिवार जो है वह उसकी संख्या जब बढ़ गई तो भूमि की हिस्सेदारी भी बढ़ गई। तो भूमि पर दबाव बढ़ने के कारण उस एक छोटी भूमि को कई भागों में बांटा गया और उससे अधिक पैदावार करने के लिए जोर दिया जाने लगा, और जिसके फलस्वरूप हम देखते हैं कि कैश क्रॉप्स, जो नकद फसल, जो मैंने आपको पिछली उसमें बताया था वीडियो में, तो कैश क्रॉप्स की ओर उनकी डिपेंडेंसी ज़्यादा बढ़ने लगी। पर कई बार ऐसा संभव हुआ कि ये कैश क्रॉप्स भूमि के ज़मीन की उपयुक्त नहीं थी, और ऐसी स्थिति में जब ज़बरदस्ती पैसा लगाया गया तो कृषकों को उससे हानि भी मिली। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह यह है कि भूमि का विखंडीकरण बढ़ गया था। जो मैंने अभी बताया कि जब लौट करके कृषक लोग पुनः खेती करने के लिए गांव आने लगे थे, तो भूमि के जो हिस्सेदारी थी वह ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगी थी। अब कृषि योग्य भूमि अगर बहुत सारे हिस्सों में बढ़ जाती है, तो जोतों का आकार, यानी कि जिस पे खेती की जाती है, वह जोतों का आकार भी छोटा होता चला गया, और इन छोटे आकार के जोतों से कृषक अपनी जीविका के लिए या अपने जीवन यापन के लिए अनाज रखने के लिए मजबूर हो गया, और वह लगान चुकाने में असफल होने लगा। और इस कारण से लगान में वह असफल होता था तो उसकी भूमि छिन जाने का डर होता था। ऐसी स्थिति में वह साहूकारों के शरण में जाने लगा था। तो भूमि का विखंडीकरण जहाँ भूमि की उपजाऊ या और उपज को घटाने में सहायक सिद्ध हुआ, वहीं जोतों का आकार छोटा से छोटा होता गया, कृषकों की संख्या बढ़ती गई। ऐसी स्थिति में और भूमि का वर्चस्व भी समाप्त हो गया। वे मजदूर के रूप में, कृषक मजदूरों के रूप में भूमि पर कार्य करने लगे, जिससे नुकसान कृषि का ही होने लगा था। भूमि को वे छोड़ करके जाने लग गए, उन्होंने खेती करनी छोड़ दी। इससे अकाल ज़्यादा और फ्रीक्वेंट पड़ने लगे थे। नेक्स्ट, भूमि के विखंडीकरण का जो एक प्रभाव पड़ा था, और डायरेक्ट प्रभाव जो पड़ा था, वह यह था कि जमींदार, मध्यस्थ और महाजनों का शोषण शुरू हो गया था। चाहे हम देखें स्थायी बंदोबस्त वाला इलाका हो, जिसमें जमींदार और एजेंटों, मध्यस्थों के माध्यम से किसानों से लगान वसूल किया जाता था,
तो उन्होंने उनका शोषण करना प्रारंभ कर दिया। वे अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लगान वसूल करना चाहते थे, क्योंकि ब्रिटिश को तो उनको एक नियमित और निश्चित लगान देना होता था, पर स्वयं के फ़ायदे के लिए उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लगान वसूल करना प्रारंभ करा, जिसका नतीजा ये हुआ कि कृषक अपने हिस्से की अगर फसल को नहीं रख पाता था तो उनका भूमि पर से इंटरेस्ट ही ख़त्म होता जा रहा था। वहीं अपने जीवन यापन के लिए वे साहूकारों पे निर्भर होने लग गए थे। साहूकार उनसे मन चाहा, क्योंकि अंगूठा लगवाया करते थे, इसलिए मन चाहा रकम उस पर लिख दिया करते थे, जो उनको अंततः ज़मीन को बेच करके ही चुकानी पड़ती थी। तो ऐसी स्थिति में जब खेती ही ख़त्म हो रही थी, भूमि का उपजाऊपन ख़त्म हो रहा था, तो अकाल की स्थिति का सामना करना बिल्कुल ही लाजमी दिख रहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने भी कृषकों को खेती करने के लिए, खेती की उन्नति करने के लिए कोई भी महत्वपूर्ण साधन उपलब्ध नहीं करवाया और उन्होंने उन्नति के कार्यों की उपेक्षा ही साधारणतः करी थी। जबकि हम प्राक ब्रिटिश काल में देखते हैं कि राजा लोग अपनी तरफ से बीज उपलब्ध कराते थे, खाद उपलब्ध कराते थे, भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए सिंचाई के साधनों का विकास करते थे और उसको गांव से कनेक्ट करते थे। खेती को बढ़ाने के लिए उन्नत किस्म के बीज दिए जाते थे। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि खेती विकसित होती थी, उपज ज़्यादा होती थी और उस समय किसान रेवेन्यू देने में या लगान चुकाने में कहीं भी डरते नहीं थे। परंतु ब्रिटिश काल में हम देखते हैं कि इस प्रकार के कार्यों की सर्वदा उपेक्षा की गई। 1870 तक तो किसी भी प्रकार का कोई प्रयत्न ही नहीं किया गया और इसके पश्चात जो प्रयत्न किए गए थे वे भी इसलिए असफल रहे कि इतने विशाल देश के लिए वे अगर थोड़ा सा बजट कृषि के कार्यों के लिए निकालते थे तो बहुत कम कृषक ही इससे फ़ायदा उठा पाते थे, या वे किसी एक निश्चित एरिया में ही इस प्रकार की फाइनेंशियल सहायता दे पाते थे। तो ऐसी स्थिति में जब कृषि साधनों के विकास की उपेक्षा की गई तो अकाल का पड़ना स्वाभाविक और लाजमी ही था। इसीलिए हम देखते हैं कि संपूर्ण ब्रिटिश भारत में उस समय जिस प्रकार से अकाल पड़े और अकाल राहत नीति को जब अच्छी तरह से नहीं अपनाया गया तो भारतीय निवासियों को अकाल जैसी आपदा का सामना करना पड़ा था। थैंक यू।